ईरान, तुरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, जापान, इन किसी के लिए यूसीसी नहीं है। मैं बताता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद जो कुछ परसेंट लोग अपने पैसों की अकड़ में दो दो शादी, तीन तीन शादी, चार चार शादी करते हैं, उनकी 4 शादियों पर रोक लग जाएगी, इसलिए उनको प्रॉब्लम है। दोस्तों मौलाना है अंशुमान आनंद साहब, बात तय हो गई। अब जो आतिफ रशीद साहब है, ना ही अरशद मदनी को जानते हैं और ना महमूद मदनी को नहीं जानता, ना मैं नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। आप सच बोल रहे हैं। आतिफ रशीद का विरोध इस बात पर है कि आपने इस मामले में आरएसएस को घसीटा। मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप ये मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का चल रहा है, इसमें भारत सरकार का मामला है, इसमें देश के नागरिकों के भविष्य का मामला है। हम लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी या फिर कहिए समान नागरिक संहिता, इस पर पूरे देश में बहस चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक नई बहस छेड़ दी है और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में आपको ये समझाना आवश्यक है, मैं उदय इंडिया के दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वो ये जाने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और क्यों ये समाज के अलग अलग तबकों के लिए बेहद जरूरी है। ये बात समझाने के हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ रशीद जी, जो कि एक मशहूर वक्ता हैं और आपने इन्हें पहचान लिया होगा, टेलीविजन के मशहूर चेहरे हैं। और हम कोशिश करेंगे इस डिबेट में और भी बड़े नामों को जोड़े। तो हमारा पहला सवाल आतिफ रशीद जी से है कि आतिफ साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो पीएम मोदी ने सिग्नल दिया है, तो क्या सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है? देखिए अंशुमन जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 तारीख को भोपाल में ये कहा कि देश में एक ही घर में 2 लोगों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकता है, इस पर आज चर्चा करने की आवश्यकता है। और भारत के लॉ कमीशन ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश की जनता से सुझाव मांगे। मैं अपनी बात को यहीं से थोड़ा सा और आगे कनेक्ट करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा था कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो भ्रम और भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, हम उसको भी दूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही ये बयान दिया कि हम भ्रम और भ्रांतियों को दूर करेंगे, तुरंत एक बहुत बड़ा धड़ा, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का नुमाइंदा कहता है, कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टी के राजनेता जो अपने आप को मुसलमानों के नेता कहते हैं, जो अभी तक कोई भ्रम और भ्रांति नहीं थी, उन्होंने भ्रांतियां उत्पन्न करने की शुरुआत कर दी है। वो आप सबके सामने है कि मुसलमानों के कुछ धार्मिक संस्थाओं ने लॉ कमीशन को क्या सुझाव दिया, वो गोपनीय होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन उन्होंने लॉ कमीशन को सुझाव देने के बाद मीडिया चैनल पर आकर बयान दिया कि साहब चाहे कुछ हो जाए, हम जो है शरीयत में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने देंगे। अब मुसलमानों के बीच में एक आम मुसलमान जो है, जिसको नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देनी है, रोजी रोटी कमानी है, अपने बच्चों की तालीम देनी है और सुख शांति के साथ यहाँ रहना है, सहना है, उसके दिमाग में आपने ये उत्पन्न कर दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आपके मजहब में मदाखलत है। चुनाचे मुस्लिम समाज के लोग ये अब सवाल करने लगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो आतिफ रशीद तो नमाज पढ़ने वाले हैं और आनंद जी पूजा करने वाले हैं, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो आतिफ रशीद को भी नमाज पढ़नी पड़ेगी। नहीं साहब, असल में यही भ्रांति फैलाई गई है, इनको दूर करना है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है। जिसको नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ेगा, जिसको पूजा करनी है वो पूजा करेगा, जिसको चर्च जाना है वो चर्च जाएगा, जिसको गुरुद्वारे जाना है वो गुरुद्वारे जाएगा, बिकॉज
It is just a uniform civil code, not it is a uniform religious code. ऐसे बहुत सारे लोग जी आतिफ भाई ऐसे इम्पोर्टेंट बात कही, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये, यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है, ये धार्मिक समानता का मामला नहीं है ये जी, ये सिविल कोड का मामला है। मैं अधिकार के मामले आते हैं, इसमें जो है गोद लेने के मामले आते हैं, विवाह कानून सामने आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। असल में आनंद जी क्या है कि मैं बहुत डिटेल आपको इस पर चर्चा कर सकता हूं आपके साथ। असल में बात क्या है, भ्रम और भ्रांति मोदी जी समझते हैं, खान मार्केट गैंग को मोदी जी बहुत अच्छे से समझते हैं। मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते ही भोपाल से ये कहा कि भ्रम और भ्रांतियां जो फैलाई जाएंगी हम उनको भी दूर करेंगे। तो वो भ्रम और भ्रांति, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई खाका अभी सामने नहीं आया, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम मजहब में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब। अच्छा, कुछ लोग क्या बयान दे रहे हैं, कुछ लोग बयान क्या दे रहे हैं कि साहब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो यार उनका हिंदू आनंद जी का कल्चर अलग है, आतिफ रशीद का कल्चर अलग है। बिल्कुल एग्जैक्टली, आतिफ रशीद का कल्चर अलग है। दिस इज नॉट यूनिफॉर्म कल्चरल कोड, इट इज जस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप दिवाली मनाइए, आप होली मनाइए, आतिफ रशीद ईद मनाएगा, बकरीद मनाएगा, मुहर्रम मनाएगा, क्रिसमस भी होगा, गुरु पर्व भी होगा, आदिवासी अपना त्योहार मनाएंगे, हिंदू अपना त्योहार मनाएंगे, लेकिन डर और भ्रम और भ्रांतियां तो पैदा करनी है। इसलिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हम तो ईद भी मनाएंगे, आप दिवाली भी मनाएंगे और हम सब आदिवासियों का सबना त्योहार भी मनाएंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ दीवानी मामलों तक सीमित है, यानी कि गोद लेने के, उत्तराधिकार के, विवाह के, तलाक के जैसे मामलों पर ये लागू होगा। हम जावेद मलिक जी से बात करेंगे। जावेद मलिक जी, आपका क्या विचार है इस पे? देखिए, जैसे कि आतिफ भाई ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है, ये हकीकत है और इसमें सच्चाई है। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग बहकावे में आकर और हम विपक्ष के जो कुछ लोग जो राजनीति करना इसलिए चाहते हैं कि वो विरोध की राजनीति करें, उनको हर हाल में विरोध ही करना है। पिछली बार सीए एनआरसी पे लोगों को भड़काया, दंगे कराए, इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भड़काना चाह रहे हैं। पहले से पहले ही ऐसी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं जो कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आ ही नहीं रही। अभी तो किसी के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट ही नहीं आया, उन लोगों ने अपनी बात शुरू कर दी कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, वैसा नहीं होने देंगे, आदिवासियों को भड़काएंगे, सिखों को भड़काएंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे। तो एक तबका जो राजनीति करता है, हर टाइम देश को अस्त व्यस्त रखना चाहता है, वो अपने मंसूबों में लगा हुआ है। लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और परंपराओं को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जो जिसका धर्म है वो उसका पालन करेगा। और दूसरा, कुछ चीजें ऐसी होती है कि कुछ कानून ऐसे हैं दूसरों के लिए दूसरे हैं और दूसरे पक्ष के लिए और दूसरा कानून है। ऐसे कानूनों को समान रूप से होना चाहिए। एक देश में एक कानून का हम समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं भी किसी के धर्म पर आपत्ति नहीं आएगी, आंच नहीं आएगी, ऐसी हमें माननीय मोदी सरकार जी से उम्मीद है। अच्छा, ये आतिफ भाई, ये सवाल आपसे है कि ये कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ने में पाबंदी लग जाएगी, रोजे पर पाबंदी लग जाएगी, ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? जबकि अरब से आए एक मौलाना ने, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मौलाना वहां के मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी जी, उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा कि भारत में सभी धर्मों के लिए एक व्यवस्था है और ये पूरे संसार को देखना चाहिए। अभी इंडिया इस्लामिक सेंटर में उनका भाषण भी हुआ था और लोगों ने सुना उसको, तो फिर क्यों इतना विरोध है ये इसका? देखिए, मेरा एक मानना है आनंद जी, भारत से ज्यादा सहिष्णु देश पूरे विश्व में कोई नहीं है। हिंदू से ज्यादा बेहतरीन पड़ोसी किसी को मिल नहीं सकता मुसलमान के लिए, मेरा सीधा मानना ये। देखिए, बात क्या है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश मुसलमानों की तरफ बढ़ाया है, तब से इस देश के तथाकथित जो हमारे वोटों के जो ठेकेदार थे, उनको जमीन खिसकती नजर आ रही है। तो जाहिर बात है, उस खिसकती जमीन में अब वो दोबारा कुछ फसल चलाएंगे ना। पहले बाबरी के मामले में अटकाया, मुसलमानों ने ये तय करा कि अब हम बाबरी नहीं बराबरी की लड़ाई लड़ेंगे। फिर शाहबानों में लड़ाया, फिर सीएए में लड़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार लगातार हर मंच से कहा कि साहब देखिए, सीए का जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा था कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। भैया कान तो देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नागरिकता देने के लिए था, लेने के लिए नहीं। लेकिन वो एक भ्रम ये पैदा किया गया। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग है,
जिसको खान मार्केट गैंग भी कह सकते हैं। और मैं आपके चैनल पर बिल्कुल इसमें मुझे कहते हुए कोई डर भी नहीं है। एक कम्युनिस्टों का एक बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान में काम करता है, और माफ कीजिएगा, देखिए इसमें जो है जो मीडिया है वो भी सही भूमिका नहीं निभा रही है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया, चैनलों पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी, फलाने ढिमाके, ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। भाई आप भी तो उसमें खुलासा कीजिए, ये शरीयत में दखल अंदाजी नहीं है। कल ही मैं ओवैसी साहब का एक बयान देख रहा था, ओवैसी साहब कह रहे थे ये ईसाइयों के साथ अन्याय है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे ओवैसी साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ईसाइयों के साथ अन्याय है तो भारत का एक राज्य है गोवा, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है, और गोवा में सबसे ज्यादा ईसाइयों की वहां के तो ईसाइयों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हैदराबाद के ईसाइयों को कहां से प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे ये बताइए। सिर्फ देखिए क्या है कि 15% लोगों की 4 शादियों की जिद को पूरा करने के लिए 85% मुसलमानों को सड़क पर लाने की तैयारी है। 15% मुसलमानों के हलाला करने की जिद को पूरा करने के लिए 85% मुसलमानों को सड़कों पर लाने की तैयारी है। 15% मुसलमानों के 3 तलाक को राइज रखने की जिद को पूरा करने के लिए 85% मुसलमानों को रोड पर लाने की तैयारी है। लेकिन अब आप एक बात समझ लीजिए, अब मैं एक और आपको पहलू बताता हूं। इस्लाम ने किन परिस्थितियों में 4 शादियों की इजाजत दी, ये भी एक लंबी बहस का मुद्दा है। इस पर हम बहस कर सकते हैं आनंद जी, बहुत लंबी एक बहस हो सकती है किन परिस्थितियों में इजाजत दी। लेकिन मुझे आप ये बताइए, हिंदुस्तान में कितने लोग इसके प्रैक्टिस में हैं, एक बात। और मैं खासकर पसमानदा मुसलमानों की बात करता हूं। भाई पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा 4 शादी करना नहीं है, पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य में बराबरी है। आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीति में बराबरी की हिस्सेदारी की बात करने नहीं है, 4 शादी की बात कर रही है। साहब मैं पहले अपनी एक बीवी का पालन पोषण तो ठीक से कर लूं, मैं अपने 2 बच्चे 3 बच्चे तो ठीक से पाल लूं पहले, उसके बाद मुझसे आप 3 शादी 4 शादी की बात करना। मैं उन 3 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, मैं उनको अच्छा रोजगार दे सकूं, मैं उनके स्वास्थ्य की चिंता कर सकूं, मैं उनके बेहतर मुस्तकबिल की चिंता कर सकूं, मैं उनको इस देश में देने वाला बनाऊं, मैं उनको देने वाला बनाऊं, उस पर कोई चिंता नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं कि 4 शादी हो जाएगी, ये शरीयत में मुदाखलत है। ऐसे हलाला शब्द कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे आपके इस पर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि ये हमारे भारतीय समाज को जो कि सैकड़ों सालों से एक साथ रह रहा है, वो एकजुट है, उसको अलग अलग खंडों में विभाजित करने की तैयारी चल रही है, एक साजिश चल रही है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी भूमिका निभा रहा है। जावेद भाई आपका क्या कहना है इस पर? देखिए भाई साहब, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड में सारे अशराफ वर्ग के लोग हैं। जैसे आतिफ भाई ने कहा कि 15% लोगों को खुश करने के लिए 85% को सड़क पर उतारने की तैयारी है। अगर पसमानदा मुसलमान ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड में होते तो उनके हिसाब से फैसले होते, और वो भी चाहते कि देश के साथ चलना है, देश की मुख्यधारा से जुड़ के चलना है। ऐसा कोई भी काम जिससे कि देश डिस्टर्ब हो, ऐसा नहीं करना। लेकिन कई इदारे हमारे ऐसे हैं जिनमें पसमानदा मुसलमानों की संख्या ना के बराबर है, और यही कारण रहता है कि पसमानदा मुसलमानों को भड़काने का, बरगलाने का ये लोग काम करते हैं और डराने का काम करते हैं। भाजपा सरकार से डराने का पूरी जिंदगी इन लोगों ने काम किया, और पिछले 9 वर्षों में हमने देखा है कि मुसलमानों की हालत में कितना सुधार हुआ है। तो इसी हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड का पसमानदा मुसलमान तो कहीं भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जो मीडिया में भी दखलंदाजी रखता है और समाज का चेहरा बना हुआ जी लाने का काम है और करता रहेगा। जावेद भाई, आतिफ भाई, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि पसमानदा मुसलमान, यानी कि मुसलमानों में भी कैटेगराइजेशन है क्या? आतिफ भाई हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मुसलमानों में 3 तरीके का कैटेगराइजेशन है आनंद। देखिए एक है उच्च वर्ग, उच्च जातियां, वो है अशराफ वर्ग, इसको कहलाते हैं। उसको ये अशराफ किसी ने नाम नहीं दिया है, असल में अशराफ इज सुपीरियर, ठीक है ना जी। उसके बाद एक और कैटेगरी है, वो है अफजाल, अफजल्स, दे आर ऑल्सो लाइक सुपीरियर। उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी है जिसको अर्जाल भी कहते हैं, ठीक है ना। अर्जाल जो है रजील, रजील मतलब छोटी जात का जमा है अर्जाल।
अरजाल भी कहते हैं, रजील भी कहते हैं, कोई कमीन भी कहता है। कमीन बेसिकली अब तो ये एक गाली की तरह हो गया है। कमीन पहले जो है कामगार लोगों को कहा जाता था, जो भारतीय मूल के लोग थे और जो दलित समुदाय के लोग थे। जब उनका कन्वर्जन हुआ, तो कन्वर्जन होने के बाद वो तीसरी कैटेगरी जिनको आप पसमानदा कहते हैं। पसमानदा एक्चुअली द मीन द पर्सन्स हु लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गए हैं, उनको ये पर्शियन लफ्ज है, पर्शियन पसमानदा। अगर आप इसको हिंदी में कहेंगे तो पिछड़े। और मैं रुकूंगा, एक मिनट के लिए मैं रुकूंगा आपको। हमारे साथ महमूद प्राचा जी जुड़ गए हैं, जो कि इनकी बड़ी एक ठोस राय है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। हम उनसे जानेंगे कि महमूद प्राचा जी क्या कहना चाहेंगे। महमूद प्राचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उन इंडिया के इस खास बुलेटिन में, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चल रहा है। हम आपसे जानेंगे कि ये समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपकी क्या राय है। देखिए, भारत के संविधान में एक पार्ट 3 है जो फंडामेंटल राइट्स के लिए। फंडामेंटल राइट्स में जो भी धाराएं या आर्टिकल्स हैं, वो हर एक नागरिक का हक है कि वो नागरिक का हक उसे दिलवाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 और 227 में। एक सेकंड होल्ड करिए। जी जी महमूद जी, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, कृपया ध्यान दें। जी, आप ऑनलाइन है। जी, तो ये सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में ये पावर है कि अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, कोई भी, सरकार तक, प्रधानमंत्री तक, तो सुप्रीम कोर्ट उसके फंडामेंटल राइट्स इंश्योर कराएगी। ये है पार्ट 3 और फंडामेंटल राइट्स, और हाई कोर्ट को भी यही पावर। इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस दी गई है फंडामेंटल राइट्स को भारत के संविधान में। जी। और बाबा साहब का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 25 है इसी पार्ट 3 में, जो ये कहता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो इस बात के लिए आज़ाद है कि वो अपना धर्म पालन करे, कोई भी धर्म, और अपने धर्म का प्रचार भी करे, और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकेगा अपने धर्म की पद्धति का पालन करने से, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक उसकी रक्षा करने आएंगे। उसके अलावा एक पार्ट 4 है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो होता है जो संविधान ये चाहता है कि इसको सरकार कोशिश करे कि ये लागू कराया जाए और लोगों को इसके लिए तैयार करे, यानी कि लोगों के साथ बैठकर उनके विचार लेकर उनकी सहमति प्राप्त करके कोई चीज लागू कराने की कोशिश करने का डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट 4 है। और उसमें आता है धारा 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये अब एक फंडामेंटल राइट हो गया पार्ट 3 में, और एक पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया। तो पहली जिम्मेदारी जो सरकार की, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लगाई गई है, वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स को कोई छुएगा नहीं, फंडामेंटल राइट्स को कोई टच नहीं करेगा। तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई प्रावधान दिया भी गया है तो वो ऐसे इम्प्लीमेंट होगा या सरकार उसको ऐसे लागू कराएगी कि पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हनन या किसी भी प्रकार से उसका कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्या तो, ये सरकार महमूद जी, यानी आपको लगता है कि यूसीसी के जो प्रावधान हैं वो मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं? नहीं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ जी। सिर्फ मुसलमान, देखिए यही उनकी चाल है जो आरएसएस के और बीजेपी के लोग हैं। इसी चाल में हम लोग बार बार फंस जाते हैं। ये पूरा तारतम्य बना के काम करते हैं। ये बोलते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपोज करेंगे लेकिन प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, घर में बैठ के प्रोटेस्ट, इसका अपोजिशन करेंगे।
तो और इसके नाम पे पूरी दुनिया से पैसे इकट्ठे करेंगे। आरएसएस भी इनको कुछ समर्थन या सहयोग देती होगी, क्योंकि उसी की दलाली का काम ये करते हैं। इस प्रकार के और भी लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं ऐसी हमारी जो मुस्लिम। तो महमूद साहब एक सवाल आपसे है कि जो अरब के जो न्याय मंत्री आए, जुडिशियल मिनिस्टर आए, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में समझाया कि राज्य व्यवस्था जो कानून लागू करती है वो आपके हित में है, तो उसको आपने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं ना, मैं क्योंकि भारतीय हूं, बाबा साहब का फॉलोअर हूं जी, अम्बेडकरवादी हूं, भारत का संविधान पढ़ता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, तो मैं भारत के संविधान से पढ़ूंगा ना, भारत के संविधान से सीखूंगा। बाकी लोगों को मैं ये समझता हूं, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है ना हमारा, उससे हम उसमें इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया के लोगों को हमें तौर तरीके सिखाने चाहिए अपने संविधान की रूह से। उनसे सीखने की जब गुंजाइश होगी तो जरूर सीखेंगे, बिल्कुल। जिन्हें सीखना है वो सीखे उनसे। मेरे लिए तो जो भारत का संविधान है वो इस मामले में पूरी तरीके से परिपक्व है, और मैंने आपको अभी उसकी व्याख्या भी की है। आतिफ साहब जरा आप बताएं कि महमूद पाचा साहब ने जो सवाल उठाए हैं कि जो भारतीय संविधान के मुताबिक यूसीसी की आवश्यकता नहीं है, ये इसके बारे में आप बताएं हमें, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। वो आनंद जी, मैं सबसे पहले तो शुरुआत की बात यहीं से करूंगा कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां करना नहीं चाहता किसी भी तरीके की, कि यहाँ पर बैठकर चैनल पर मैं किसी को दलाल बोलूं, किसी को एजेंट बोलूं। कोई आरएसएस से मिले तो एजेंट, और कोई इटली वालों से मिले तो वो अम्बेसडर हो जाएगा क्या? वो जो है पीस अम्बेसडर हो जाएगा, वो सफीर हो जाएगा। तो ये तो देखिए, तो आप जो है मतलब किसी ने एक बयान भाजपा के पक्ष में दे दिया तो वो एजेंट हो गया, और जो उसका विरोध कर गया उसको लिफाफा नहीं मिलेगा क्या? क्या पता यहाँ पर भी किसी को बैठने के बाद, किसी को एजेंट दलाल कहने के बाद किसी को रात को लिफाफा पहुंचता हो। तो ये तो देखिए, सबूत के साथ आदमी बात करे तो अच्छा लगता है, नहीं तो किसी को, महमूद भाई बहुत सीनियर वकील है, उनको ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, मैं समझता हूँ कि किसी को दलाल बोले, किसी को एजेंट बोले। मैं भी उनको कह सकता हूँ कि साहब आपके एम्बेसडर हैं क्या? कांग्रेस पार्टी के एम्बेसडर हैं, या समाजवादी पार्टी के एम्बेसडर हैं, या बहुजन समाज पार्टी के एम्बेसडर हैं। समाजवादी पार्टी की बात करो तो एम्बेसडर ऑफ द पीस हो गए, भारतीय जनता पार्टी की बात करो तो दलाल हो गए। ये कौन सी बात होगी? आप पैमाना खुद थोड़ी तय करेंगे, पैमाना जनता करेगी, जनता के बीच इसीलिए मैंने कहा बराचा साहब एक शेर काफी वकील है, ऐसे व्यक्ति। आतिफ भाई, महमूद साहब ने जो पर्सन पर मैं आता हूँ, मैं पर्सन पर ही आ रहा हूँ, आनंद जी मैं पर्सन पर ही आ रहा हूँ, अब मैं पर्सन पर ही आ रहा हूँ। बाबा साहब कितने गुणगान हो रहे हैं, बाबा साहब ने भी आर्टिकल 44 में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी दी, ठीक है ना? तो उसकी भी बात हमको करनी चाहिए कि बाबा साहब भी आर्टिकल 44 के तहत ये बात कह रहे हैं कि सरकारों की जिम्मेदारी है यथाशीघ्र यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। दूसरी बात ये, मेरा कहना ये है कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सभी का नुकसान हो रहा है इसमें, तो भाई इसका अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, नुकसान आपको दिखना शुरू हो गया, कहां से दिखना शुरू हुआ, हमारी ये बात समझ में नहीं आ रहा। और हम, मोदी सरकार कोई काम संविधान से हटकर नहीं कर रहे। संविधान, सुप्रीम कोर्ट बार बार इंसिस्ट कर रहा है सरकार को कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कीजिए। संविधान का ही धारा 44 बार बार सरकार को बाध्य कर रही है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, तो हम ला रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा, अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, आपसे सुझाव मांग रहा है। महमूद साहब के पास बहुत अच्छे सुझाव हैं, तो लॉ कमीशन तो दीजिए। महमूद साहब ने ये बात बहुत मार्के की कही कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात पर जोर दिया था कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। महमूद साहब, आप बाबा साहब के संविधान की दुहाई दे रहे हैं, तो आपका जवाब इस पर क्या है? आपने या तो मेरी बात सुनी नहीं, मेरी आवाज पहुंच नहीं रही आप तक। नहीं, ये कह सकता हूं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बाबा साहब ने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने आपको पूरी डिटेल में बताई बात कि संविधान में पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। क्या ऐसी चीज है जो छुई नहीं जा सकती किसी भी हालत में, सरकार भी नहीं छू सकती, और क्या ऐसी चीज है जिसके लिए कोशिश करनी चाहिए?
यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोशिश करनी चाहिए। जहां से आतिफ साहब ने बताया सबूत मेरे पास हैं, लेकिन आपने मुझसे पूछा था तो मैंने दलालों का नाम बताया, आपको याद होगा आपने पूछा था, नहीं तो मैं दलालों का नाम नहीं, वही इंपॉर्टेंट बात है, वही इंपॉर्टेंट बात है। आपके मुंह से अच्छे नहीं लग रहे दलाल वलाल सब। नहीं है दलाल तो मैं दलाल ही बोलूंगा ना, और इससे ज्यादा नहीं आप के लिए प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं मैं। मैंने बहुत कोशिश की है कोई शब्द ढूंढूं, इससे ज्यादा उचित शब्द मिल नहीं रहा मुझे, और ये मैं बहुत सभ्रांत शब्द यूज कर रहा हूँ, उससे गंदे लोग हैं। अब आगे सुनते हैं। और उन्होंने आज तक मेरे खिलाफ डिफेमेशन नहीं किया, और वो इस बात को मानते हैं कि वो दलाल हैं। मैं वो भी आपको सबूत दे दूंगा, सबूत इस बात के भी दे दूंगा कि कहां से कौन कौन से बैग भर के लाते हैं। अगर आपको सबूत चाहिए बात ना करें, हम मुद्दों पे बात करें। महमूद साहब, आतिफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि हम व्यक्तियों पे बात ना करें, मुद्दे पे बात करें। ये बताइए आरएसएस के दलाल हो गए, सोनिया गांधी से ब्रांड एम्बेसडर होगा, ये कैसे होगा? अगर सोनिया गांधी, देखिए मुझे ये कांग्रेस का बता रहे थे, मैंने अरविंद केजरीवाल अहमद पटेल सबसे ताकतवर लीडर थे, उनको अपने हाथों से एफआईआर कराइए और 50,000 करोड़ की जगह महमूद भाई खुद। तो मैं पक्षपात नहीं करता, अगर कांग्रेस वाले कुछ गलत काम करेंगे तो कांग्रेस वाले को बंद करवाऊंगा। अभी अमित शाह जी और मोदी जी देश को लूट रहे हैं। हम मुद्दे पर अभी अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी मोदी जी देश को लूट रहे हैं अडानी के साथ मिलकर, तो अभी मैं उनको बंद कराने की कोशिश कर रही हूँ। उनसे सबको मिलना होगा, सबसे बातचीत करनी होगी। आरएसएस इस देश की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है, उससे अगर कोई मिलेगा तो उसमें दलाल कहां से हो जाएगा? मैं बताता हूं दलाल, क्योंकि आरएसएस में आज तक इतनी जरूरत नहीं आई। आरएसएस में मैं बता रहा हूं आपको दलाल कैसे, मैं बता रहा हूं दलाल कैसे। अमेरिका में जाकर आरएसएस के बारे में आपको बता रहा हूं, आपको नहीं पता। मुझे सब पता है, अभी बोल मैं आरएसएस के बारे में इन्हें वो बात बता रहा हूँ जो इन्हें नहीं पता होगी। महमूद साहब, आप कृपया मुद्दे पर लौटें। हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक पर बात कर रहे हैं। आप हमारी बात सुने प्लीज। ये बता रहे हैं ना, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं है, ये देश के भविष्य की बात है। पहले आरएसएस की बात बताऊंगा इन्हें मैं। आरएसएस कानून की बात है, आप कृपया मेरी बात समझें। कानून की बात ही, आरएसएस की कानून की बात ही बताऊंगा, कोई गैर कानूनी बात में नहीं बोलता। सरकार की बात, आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसको सरदार पटेल साहब ने बैन किया था। सरदार पटेल साहब को झूठ बोला इन लोगों ने कि हम आज के बाद राजनीति नहीं करेंगे, ये आरएसएस है। उसके बाद आज तक उतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि जाके अपने आप को रजिस्टर करा ले। आरएसएस है। तो अब ऐसे संस्थाओं के दोस्तों को दलाल नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? राष्ट्रवादी विचारों को उत्पन्न करने का काम कर रही है आरएसएस। मैं बता रहा हूँ ना आरएसएस आपको कैसे आज तक उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई आम खान मार्केट गैंग से लिफाफा पकड़ते हैं तो उसी के हिसाब से बात करेंगे। नहीं, ये कोई निजी मामला नहीं है बंधु, आप मेरी बात सुनिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कीजिए। आरएसएस की बात क्यों कर रहे थे? मैंने तो दलाल कहा था। आपने कहा कि आरएसएस से मिलते हैं इसलिए दलाल है। आपने कहा कि वो आरएसएस से मिलते हैं इसलिए दलाल है। आप केजरीवाल से मिलते हैं तो आपके एम्बेसडर हो गए, आप कांग्रेस से मिलते हैं तो आपके एम्बेसडर हो गए। मैं केजरीवाल साहब से कभी नहीं मिला हूँ। सबसे मिलते हो आप, क्या बात कर रहे हो? खूब मिलते हो आप, नहीं मिलते हो, नहीं मिला। उनको भी जेल भिजवाने का काम कर रहा हूं मैं, उनके ऊपर ऐसे मुकदमा लगवा रखा है मैंने। और बताइए केजरीवाल साहब के खिलाफ मैंने SC/ST एक्ट का मुकदमा लगा रखा है, मेरे क्लाइंट है उनके कहने पे। अभी कल BSCS नहीं सुनिए, केजरीवाल की बात नहीं बात होनी चाहिए। आप एक जर्नलिस्ट हैं, अंशुमान आनंद साहब आप एक जर्नलिस्ट हैं, मेरे ऊपर आतिफ रशीद साहब ने कुछ इल्जाम लगाए, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब उनके पास जवाब नहीं है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन वो लोग कर रहे हैं जो आरएसएस के दलाल हैं। आप कैसे कह सकते हैं? मैं किसका दलाल हूं? और बताइए महमूद साहब, मैं किसका दलाल हूं? नागरिक संहिता बताइए। सिविल कोड कांग्रेस का मैंने आपको बता दिया या नहीं है, हम इस पर बात कर रहे हैं। कृपया ये सुनने को तैयार नहीं है ना।
ये सुनने को तैयार नहीं है। आतिफ साहब सुने, मैं दलाल किसी को बोल रहा हूँ पेट में दर्द इनके हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं ऐसा क्यों? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ना व्यक्तियों की बात है ना संस्था की बात है। ये मुझे दलाल कह रहे हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मेरे को पेट में दर्द नहीं, क्योंकि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ दलाल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये निजी बात नहीं है, अब आप बात करें, चलिए लोगों की बात है, हमारी बात सुनिए जी। कोई निजी बात नहीं है, ये एक आदमी की मैं बात इसलिए कह रहा हूँ ना, देखिए अंशुमान आनंद साहब, आतिफ रशीद साहब ना मेरी बातों का जवाब देने के लिए वो जो कहते हैं ना वो एक तरीके से इक्विप नहीं है, तो इनको आपको किसी वकील को लाना चाहिए था। आपकी बातों का जवाब देने के लिए आपकी अनुचित कार्रवाई। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ज्यादा इक्विप्ड हूँ, मैं जानता हूँ आप किस मुद्दे के तहत यहाँ बात कर रहे हैं। और सुनिए पहली बात, अब आप जब बात ही कर रहे हैं, मैंने आपका सिर्फ इसी बात पर ऑब्जेक्शन उठाया है कि कोई आदमी अगर आरएसएस से मिलेगा तो मिलने से दलाल कैसे हो जाएगा, ये साबित कर दीजिए आपने। जो भी मिलेगा वो आरएसएस से दलाल हो जाएगा। मैं साबित करता हूँ। हाँ बताइए, साबित करिए आप। मैं साबित बताइए बताइए। दुनिया भर के पैसे ला रहे हैं ये बाहर से, दोनों चाचा भतीजे। आज तक एक सबूत आपके खिलाफ नहीं हुआ। अच्छा, ला रहे नहीं। मुझे क्या पता, आप ही देख रहे अकाउंट। अरे आप ही अकाउंट देखते होंगे लोग के। हाँ देखते होंगे ना, तो अमित शाह जी से कहिए, ईडी के लिए बड़े चिंतित हैं वो, अमित शाह जी से कहिए जरा चेक कराने का भी। क्या पता चेक होगा, दलाल नहीं उनके, कराएंगे वैसे इनका भी नहीं कराएंगे। सबका होगा, सबका चेक होगा, चिंता क्यों करते हो, सबका चेक होगा। अरे जब गड़बड़ होगा तब होगा सबका। जैसे अमित शाह जी का जब मेरा नंबर आएगा तो अमित शाह जी का चेक होगा। अरे सबका नंबर आएगा, चिंता क्यों करते हो। हाँ सबका नंबर आएगा, तो आएगा हाँ सबका चेक होगा, लेकिन सबका नंबर आएगा। क्यों चिंता क्यों कर रहे हो? अरे क्यों सबका चिंता क्यों कर रहे हो? अरे मुझे क्या मतलब है, आरएसएस बढ़िया तंगी है ना, ये बात कर रहा हूँ मैं, आरएसएस की बात करता हूँ मैं, आरएसएस की बात कर रहा हूँ। अरशद मदनी को मैं नहीं जानता, महमूद मदनी को तुम जानते होंगे, मैं नहीं जानता, जानता ही नहीं कौन है। तो मैं भाषा का ध्यान रखें, भाषा नहीं करेंगे। तो बताओ कैसे मैं आरएसएस को जानता हूँ, आरएसएस नहीं जानता। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ दोनों को, आप जानते नहीं। मैं आरएसएस को जानता हूँ। आपने कहा कि वो दलाल इसलिए कि आरएसएस मिलते हैं, आप झूठे हो। आपको देखिए अब हो गई बात, अंशुमान आनंद साहब बात तय हो गई। अब जो आतिफ रशीद साहब है ना ही अरशद मदनी को जानते हैं और ना महमूद मदनी को नहीं जानता, ना मैं नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। आप सच बोल रहे हैं। अब आगे चलते हैं। आतिफ रशीद का विरोध इस बात पर है कि आपने इस मामले में आरएसएस को घसीटा। मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप ये मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का चल रहा है, इसमें भारत सरकार का मामला है, इसमें देश के नागरिकों के भविष्य का मामला है। हम लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति या किसी संस्था की बात ही नहीं कर रहे हैं। इसमें मुसलमान नहीं है, इसमें आदिवासी है, इसमें क्रिश्चियन है, इसमें बहुत सारे तबके जुड़े हुए हैं इसमें। अब लाइन पे आए आप, मुसलमानों का अहित अगर होगा तो सबसे आखिर में होगा, पर आतिफ रशीद साहब की बात का जवाब दिए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरी एक मिनट में बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है या नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं, उसके लिए मैंने बोला वो नहीं बता पाएंगे कि अगर पार्ट 3 और पार्ट 4 में उसके लिए तैयार है तो क्या उसके लिए तैयार है। साहब आपने संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का हवाला दिया था और मैं वही जवाब दे रहा हूं। रशीद ने दिया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में थे। सुप्रीम कोर्ट जो है यूसी का समर्थन कर रहा है, इस पे आपका जवाब चाहिए प्लीज, कम टू द पॉइंट। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि इनके पास जानकारी इक्विप नहीं है इस बात का जवाब देने के लिए, इसलिए तो कह रहा हूं किसी अच्छे वकील को है ना, ये सवाल का जवाब देना आप। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसी का तो जवाब दे रहा हूं, ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर जो सुन लेते हैं पहले जी, अब बोलिए महमूद साहब, बोलिए। पार्ट 4 और पार्ट 3 में टकराव होगा तो कौन सा जीतेगा, प्लेयर कौन सा करेगा, ये कानूनी बात मत करिए, हमें आप साफ समझाइए। पार्ट 3 पार्ट 4 पब्लिक को नहीं पता, आप उसको साफ एक्सप्लेन करिए प्लीज।
अंशुमान आनंद साहब, आप उससे पहले मैं बता चुका हूँ, धारा 25 बता चुका हूँ, धारा 44 बता चुका हूँ। एक पार्ट 3 में आती है, एक पार्ट 4 में आती है। लेकिन अभी आतिफ रशीद साहब कह रहे थे कि मैं इक्विप्ड हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ इनसे कि पार्ट 3 और पार्ट 4 में टकराव होगा तो क्या जीतेगा? ये क्या है? पहले पत्रकार बनो फिर पूछना, पहले पत्रकार बनो फिर पूछना भैया, तुम्हें पूछने का अधिकार नहीं है मेरे से। ये है जवाब, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उचित नहीं है। यही जवाब है, यही जवाब है। पत्रकार नहीं हो तुम, पत्रकार पूछेंगे सवाल। तो देखिए मैं हर किसी के एजेंट का जवाब थोड़ी दूंगा। तो इसलिए पार्ट 3 पार्ट 4 में फर्क नहीं पता इन्हें, तो ये इस डिबेट में मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, पॉलिटिक्स के बारे में इतना नहीं जानता ना, आप जानते हैं, उसमें मैं आपसे हार जाऊंगा। ये डिबेट अगर पॉलिटिक्स की बात होगी तो मैं आतिफ रशीद साहब से हार जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं होगा। ये बात मैं तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन कानून की बात में किसी और को बुलाइए, किसी और को बुलाइए, इनका फील्ड नहीं है। ये मैं यही कह रहा हूँ। अब आगे सुनिए, आरएसएस के ऊपर आ जाते हैं वापस। नहीं हम आरएसएस पे नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे साहब, हम संविधान की बात करेंगे। आरएसएस की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आरएसएस ही इस देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए यूसीसी ला रही है, इसलिए आरएसएस की बात नहीं करेंगे। नैतिकता का तकाजा नैतिकता का तकाजा ये है, देशभक्ति का तकाजा ये है कि जो भी व्यक्ति देश में है वो मौजूद है। आरएसएस ही सरकार चला रही है। देखिए आतिफ रशीद साहब कह रहे हैं, मैंने कहा फिर आप देखिए आरएसएस नहीं सरकार ला रही है। आप झूठा चैनल पर बैठ के बोलेंगे आरएसएस नहीं, आपकी आवाज थोड़ा, ठीक है, हाँ आपका आवाज नहीं आएगी, हाँ आपका आवाज नहीं आएगी, आपको आ रही है आवाज, गलत नहीं सुना था। पर मेरा ये कहना है कि ये सरकार बिल्कुल कठपुतली है आरएसएस की। मैं ये कह रहा हूँ गलत कहना है, ये सरकार बिल्कुल कठपुतली है आरएसएस की, ये सरकार बिल्कुल कठपुतली है अडानी जी की, अंबानी जी की। तो जो वो कहेंगे पाकिस्तान और चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। आपने कि पाकिस्तान और चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए यूसीसी लाई है। एक बार बाद में दोबारा सुनिएगा। रुकिए, आपने जैसे विपक्ष की भाषा बोलनी शुरू की है वो साबित करती है कि ये गलत है। हम एक न्यूट्रल टॉपिक पर डिबेट कर रहे थे, आपने अंशुमान आनंद साहब आप सुनिए, आपने मुझे रिक्वेस्ट करके बात करते भाई साहब, हम मुझे रिक्वेस्ट करके बात कर रहे थे, हमने आपको डिबेट में शामिल किया एक कानून के जानकार के तौर पे। आप तो मैंने भाषा बोल रहे हैं। सुनिए बात सुनिए। मैंने आपको फोन किया था या आपने मुझे फोन किया था? आप मुझे एक्सपर्ट मान के लाए हैं, तो अब आप झेल नहीं पा रहे मुझे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जी नहीं, हम आपको झेल पा रहे हैं। अरे झेलने की बात नहीं, आप विद्वान हैं, मैं कह रहा हूँ विद्वान है, मैं जानता हूँ। तो मेरी बात सुनिए फिर, अगर मुझे विद्वान मान के बुलाया तो बात सुनिए मेरी। फिर आप यूसीसी और कानून के जानकार होते बताइए ना बंधु। तो आतिफ रशीद साहब को समझाइए कि मुझे कानून की बात करने दें। बीच में अगर आरएसएस को मैं बोलता हूं तो तथ्यात्मक रूप से बोल रहा हूं, वैसे नहीं बोलूंगा मैं कोई बात नहीं। ये आरएसएस का मामला कैसे हो सकता है? ये क्योंकि आरएसएस देखिए वही मैं लीगल बात बता रहा हूँ आपको, टेक्निकल बात बता रहा हूँ। आरएसएस का फोबिया हो गया है, पॉलिटिकल हो रही है मयूर साहब। हम आपको लग रहा है ना पॉलिटिक्स और साइंस, पॉलिटिक्स और लॉ अलग अलग नहीं हो सकते, आपको समझना चाहिए। भारत का संविधान, साइंस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग। आप विज्ञान की बात मत करिए, छोड़ दीजिए विज्ञान को, विज्ञान तो हम लोग अलग बात करेंगे। मयूर साहब मैंने आपको पढ़ा है, मैं आपको जानता हूँ, विद्वान है आप। मैंने आतिफ साहब को पढ़ा है। मेरी बात सुनिए, आरएसएस का मुद्दे की बात करें तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बता रहा हूँ आपको। ये मुद्दा आरएसएस है या नहीं है, हम इस पे बात कर रहे हैं। हम आरएसएस सरकार में नहीं है टेक्निकली क्या होता है? एक टर्म होती है डी फैक्टो और डी जुरे, आप जानते होंगे। संविधान बनाया है उसके हिसाब से जो सरकार में चुन के आता है, जो मताधिकार के जरिए चुन के आता है, वो सरकार में शामिल होता है। और आरएसएस ने किसी मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, वो कभी सरकार सत्ता में आई नहीं है। हम इस बात को किराए रखेंगे। हम सरकार में भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, हम उनकी बात करेंगे।
अच्छा साहब, ये जब तक आरएसएस को गाली नहीं देंगे तो लिफाफा थोड़ी मिलेगा। मैं गाली कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ कि आरएसएस एक ऐसी पावरफुल संस्था है जो रजिस्टर्ड नहीं है आज तक, जो सरदार पटेल साहब को धोखा दे सकती थी। इससे ज्यादा पावरफुल संस्था क्या होगी, जो सरदार पटेल साहब से झूठ बोल के, और ये मुद्दा आरएसएस का है, सरकार का नहीं है, एनडीए का मुद्दा नहीं है, ये आरएसएस का मुद्दा है। और आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो भारतीय जनता पार्टी में ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी होता है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलता जिसका तथ्य ना हो। ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी आरएसएस का होता है नहीं होता है? 40 मिनट हो गए हैं, हम इस चर्चा को विराम देंगे। पहले हमें बस आप हमें 5 पॉइंट बताइए कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के विरोध में है, फिर हम उन 5 सवालों का जवाब पूछेंगे आदित्य साहब से। आदित्य साहब आप कृपया सुनिएगा। 5 पहला सवाल, पहला है ये ट्राइबल्स के खिलाफ है। ठीक है। दूसरा, क्यों और ये देश के खिलाफ कैसे, वो भी सुन लीजिए। ट्राइबल्स के खिलाफ होने की वजह से जो इस देश में लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ट्राइबल्स रहते हैं, और आज आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, मणिपुर इसी बात पे चल रहा है ना। कुछ लोग नेक्स्ट पॉइंट आपने पहला मुद्दा कहा ऐसे नहीं होगा। खिलाफ है। दूसरा मुद्दा, आनंद साहब ऐसे नहीं होगा। मैं टीवी डिबेट पे जाता नहीं हूँ, किसी ने सिफारिश करके इस डिबेट पे मुझे बुलाया, तो ऐसे नहीं होगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए। समझिए बात पे। मैं आपको ये बता रहा हूँ प्लीज। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड चाइना के साथ मिलके आरएसएस ने लाया है ताकि ट्राइबल एरियाज को डिस्टर्ब किया जा सके। पॉइंट नंबर 1, ठीक, समझ गए आप? उसी तरीके से ट्राइबल एरियाज हैं हमारे जहां पे अडानी और अंबानी खनिज संपदा को लूट रहे हैं, वहां के एरियाज में जो है एकदम अफरा तफरी का माहौल बना के वहां पे सख्त कानूनों का इस्तेमाल करने की साजिश की वजह से ये लगाया गया। पहली बात, पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो भारत के साथ जापान की वजह से, जापान और दूसरी बुद्धिस्ट कंट्रीज जो हैं भारत के मित्र देश हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसके अपने शादी करने के, उसके अपने तलाक लेने के, उसके अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी देने के, एडॉप्शन के कायदे कानून है। समझे आप? ये जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं उससे लड़ाई कराने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है। सर, क्वाड में भारत जापान साथ में बैठे हुए हैं, आगे बढ़िए। ये इसीलिए तो लड़ाई करानी है चाइना को, साथ में बैठे हुए हैं, इसीलिए तो लड़ाई अरे इसीलिए कोई तो बहाना, यही तो बात है। आपकी जानकारी के बता दूं, चाइना कम्युनिस्ट देश है, वो धर्मविहीन देश है। बुद्धिस्ट कंट्री जो है वो जापान है, वो वियतनाम। मैं जापान की बात कर रहा हूँ। अरे अंशुमान आनंद साहब पंडित जी है ना, आप पंडित हैं सर? मैं भारतीय हूँ, जाति और अच्छा भारतीय तो है, भारतीय हूँ। चौथे पॉइंट आगे सुनिए ना, मैंने आपको कहा था जापान का ही कहा था, आप चाइना बता रहे हैं कम्युनिस्ट कंट्री है। मैं कह रहा हूँ चाइना भारत के जापान के साथ संबंध कराने के लिए खराब आरएसएस के साथ साठगांठ करके यूसीसी लाई है, ये कह रहा हूं मैं। ये आपका आरोप है, आगे आइए। हाँ मेरा आरोप है ये, आगे चलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे दुनिया में क्रिश्चियन कंट्रीज जो कि भारत की मित्र कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई कराने के लिए चाइना लाई है हमारे साथ, हम ये यूसीसी आरएसएस के साथ मिलकर। पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री 57 है। 5 पॉइंट ओवर। चलिए इनके 5 मुद्दे हैं कि दलितों के, आदिवासियों के खिलाफ है यूसीसी, आदिवासियों से लड़ाई कराने के लिए, ईसाइयों से लड़ाई कराने के लिए और बौद्धिस्टों से लड़ाई कराने के लिए। तो इस पे आप जवाब दीजिए प्लीज। ईरान, तुरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, जापान, इन किसी के लिए यूसीसी नहीं है। मैं बताता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद जो कुछ % लोग अपने पैसों की अकड़ में 2-2 शादी, 3-3 शादी, 4-4 शादी करते हैं, उनकी 4 शादियों पर रोक लग जाएगी, इसलिए उनको प्रॉब्लम है। वही कुछ % लोग जो हलाला करना अपना प्रोफेशनल धंधा बनाते हैं, उनके हलाले पर पाबंदी लग जाएगी। जो अपनी बहन बेटियों को बराबर का हिस्सा नहीं देना चाहते, उनको बराबर का हिस्सा मिलने लगेगा। इन सारे मुद्दों का विरोध करने वालों को ये बात भी पता होनी चाहिए को छोड़ देते हैं। एक पत्नी है, मुझे बड़ी चिंता है।
और यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में ऑलरेडी लागू है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन वहीं रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से 4 शादियों पर पाबंदी लगेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से 3 तलाक पर पाबंदी लगेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हलाला पर पाबंदी लगेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से बहनों को बराबर का अधिकार मिलेगा, चाहे हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो या क्रिश्चियन की बेटी हो। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से किसी के मजहबी मामलों में कोई मतलब नहीं है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से किसी के कल्चर में कोई मदाखलत नहीं है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से किसी की पूजा पद्धति में किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आने की। इसलिए मेरा सिर्फ निवेदन है, ये जो सो कॉल्ड बहुत इक्विप्ड लोग आकर बैठे हुए हैं ना तैयारी करके, उनको ये बात समझनी चाहिए कि अभी इसका ड्राफ्ट नहीं आया है। ड्राफ्ट आए बिना आप इस देश के मुसलमानों को बहका कर, और आप कोशिश ये की जा रही है कि इसमें क्रिश्चियंस भी जोड़ दिए जाए, आदिवासी भी जोड़ दिए जाए। उनको ये पता होना चाहिए कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में पहले से एग्जिस्ट करता है। वहां के किसी भी क्रिश्चियन को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जल्द उत्तराखंड में भी एग्जिस्ट होने वाला है देश से पहले, वहां पर किसी आदिवासी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये प्रॉब्लम क्रिएट जानबूझकर ये कुछ लोग जो इंटरनेशनल स्तर पर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे पीछे से ऊपर नीचे से लिफाफे पकड़ कर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश दरअसल की जा रही है। हमें चाइना, जापान, बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल इस देश के हर नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता है, जिसको मैं ये कह सकता हूं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ना कह के इसको इंडियन सिविल कोड भी कहिए। जैसे कि इंडियन पेनल कोड है, इंडियन पुलिस कोड है, इंडियन लॉ कोड है, ऐसे इंडियन टैक्स कोड है, ऐसे ही इंडियन सिविल कोड है। इससे किसी के नमाज पढ़ने में, किसी के रोजा रखने में, किसी के पूजा करने में, किसी के गुरुद्वारे जाने में, किसी के चर्च जाने में, किसी को अपने कल्चर को निभाने में, किसी को अपने नमाज पढ़ने, अपने त्योहारों को मनाने में कोई रुकावट नहीं आने की। सिर्फ हम सबकी बहन बेटियों को एक बराबर अधिकार देने का ये कानून है जी। तो मेरे ख्याल से दुनिया के सभी धर्म, चाहे भारतीय हो, बौद्धिस्ट हो, इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो, वो एक समानता की बात करता है, जो कि मुझे अभी समझ में आया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समानता की बात कर रहा है। और हम अपनी चर्चा को यही पे विराम देंगे, हम अपने दर्शकों को फैसला करने देंगे, वो अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताएं कि यूनिफॉर्म उस एक बात मैं बोलना चाहूंगा, क्या हासिल किया। जरूर एक बात आनंद जी, एक छोटी सी बात। जरूर। ये बिना ड्राफ्ट पढ़े, या तो आतिफ साहब को ड्राफ्ट पता है, ये बिना ड्राफ्ट पढ़े जो ये खुद ही कह रहे हैं अभी ड्राफ्ट मार्केट में आया नहीं है, इतनी सारी बातें उसके बारे में कैसे पता है इन्हें? एक बात। दूसरी बात, कॉमन सेंस तो अच्छा कॉमन सेंस, अरे आप वकील हो, आपको नहीं पता? अरे सिविल कोड तो सिविल मैटर्स, अरे सिविल कोड तो सिविल मैटर्स होगा यार। सिविल कोड मैं देता हूं, दूसरी बात, पत्नी छोड़ के भाग जाने वालों का क्या होगा ये नहीं बताया गया। समान कानून, पत्नी छोड़ के भाग जाने वालों का क्या होगा? देश के हर नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए। हलाला का पता लग गया, दूसरी शादी का पता लग गया, पता लग गया। अगर किसी बड़े पद पे बैठा व्यक्ति पत्नी छोड़ के भाग जाएगा तो क्या होगा, ये बता दीजिए। ये पढ़ा आपने? ये बताया है कोई बड़े पद पे बैठा पत्नी छोड़ के भाग जाएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका क्या होगा? ये हरि कथा अनंता जैसा हिसाब किताब है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से समाजवादी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। संविधान बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। तो इसीलिए शायद सरकार चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। ये डिस्कशन, डिबेट चलते रहेंगे। महमूद राजा साहब को हम धन्यवाद करेंगे और सबको धन्यवाद करेंगे जो गेस्ट इसमें शामिल हुए। और हम उम्मीद करेंगे कि दर्शक जान गए होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है और क्यों इसका विरोध हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।